हेलो हाय गुड मॉर्निंग बाबू मेरे सोना। अगर फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल मत रोना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ टनाटन फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे, राजीव राज सिंह। सो इन द लास्ट लेक्चर we have discussed physical world. So basically what happened, I think we should divide physical world in two parts. So one part I have already uploaded on my channel, you can see from there. एंड सेकेंड पार्ट के लिए मैं अभी यहाँ पे तैयार हूँ, जो कि अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। राइट, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। राइट, सो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। सो सबसे पहले हम फोर्स की बात कर लेते हैं, जो फोर्स के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। राइट, तो आपने फोर्स के बारे में क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। यस, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, राइट, ओके, वेरी गुड। उसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्स भी हम क्लास 9th में पढ़े हुए, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो इफेक्ट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो आप तमाम लोग जानते हो कि इट कैन चेंज शेप, साइज। फर्स्ट, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का ये शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। सेकेंड थिंग बताइए, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ पार्टिकल। स्टेट ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब है कि ये रेस्ट से मोशन में ला सकता है। स्टेट ऑफ पार्टिकल मीन्स रेस्ट से मोशन में। राइट, मोशन से रेस्ट में, टू रेस्ट। It can change direction. It can change direction. राइट, तो ये सारी इफेक्ट्स हैं। इट कैन चेंज स्पीड, आप कह सकते हो। फोर्थ, इट कैन चेंज स्पीड। हो सकता है कि स्पीड को बढ़ा दे या स्पीड को घटा दे। तो देखिए, मेरा जो सिंपल कहना है कि ये इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैंने एक बार आपको ब्रश अप करने के काम किया है। Now coming on the next point, the thing is that if you will look in your class 9, then at that time you have studied lot of forces like balance force, unbalanced force, mechanical force, non-mechanical force, contact force, non-contact force, muscular force, like that. But right now we are going to discuss types of fundamental forces. So before that, I want to say that in universe, whatever the number of forces are present, all those forces classified into 4 category। मतलब इस यूनिवर्स में जितने भी फोर्स अवेलेबल हैं, इस सारे के सारे फोर्स 4 पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं। सो वी कैन से देयर आर, जस्ट होल्ड, types of fundamental force. Types of fundamental forces. तो दुनिया में जितने भी फोर्स हैं उनको 4 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके। फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। डन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, वेरी गुड। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। सो कम ऑन द पॉइंट। सो our heading will be first gravitational force, gravitational force। देखिए ये बात आप तमाम लोग जानते हैं, आप तमाम लोग इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे था, एप्पल गिरा, तो ही थिंक डैट कि एप्पल गिरा तो ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ फर्स्ट वाले लेक्चर में, जिसको हम क्यूरियोसिटी कहते थे, साइंस की डेवलपमेंट कहते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और इसके पीछे वो रिसर्च करने लगे। तो रिसर्च करते 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 उन्होंने क्या पाया कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स है जिनके पास मास है, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर विद सम काइंड ऑफ फोर्स। देखिए समझिए, उन्होंने क्या पाया कि दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उनके पास मास है, सो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर सम काइंड ऑफ फोर्स, और उसी फोर्स को बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी ग्रेविटेशन के बेसिस पे सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन कर सके, एग्जिस्टेंस ऑफ मून एक्सप्लेन किया जा सका, अर्थ, जुपिटर, प्लूटो, ये ऑल द थिंग्स की एक्सप्लेनेशन हम उसके बाद ढूंढ पाए। सो ग्रेविटेशन फोर्स इट मींस द म्यूचुअल फोर्स, द म्यूचुअल फोर्स between two masses is called ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी को क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। अब सपोज दैट कि यहाँ पे एक मास है m1 और यहाँ पे एक मास है m2, इसके बीच की दूरी है। सो जैसे मैं मान के चलता हूँ, अब ये m1 को m2 जो है अपने तरफ खींचेगा एक फोर्स से, और m2 को m1 अपने तरफ खींचेगा एक फोर्स से। तो दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो क्लास 9th में आप पढ़े हैं। दिस फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब दोनों का आप कंबाइन करेंगे, सो विल फाइंड दैट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो सिंबल दिख रहा है, जिसको बोलते हैं सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, इसको अपन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस अगर करते हैं, सो F इक्वल टू हो जाता है gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। जहां पे g क्या है, g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। और ये बताया गया था, इट डिटरमाइन बाई
मिस्टर कैवेंडिश बाय टॉर्सनल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस टॉर्सनल एक्सपेरिमेंट की चर्चा जो है मैं आपसे ग्रेविटेशन में करूंगा। तो ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एग्जिस्ट करता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नेचर में ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये नेचर में अट्रैक्टिव होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये फोर्स काफी वाइड रेंज के होते हैं, तभी तो ये अर्थ और मून के बीच में लगता है, अर्थ और सन के बीच में लगता है, जिसकी दूरी अगर देखेंगे तो काफी काफी ह्यूज डिस्टेंस है। लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये फोर्स वेरी वेरी स्मॉल होता है, मतलब मैग्नीट्यूड में काफी कम होता है। अगर ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा होता तो आज ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की वाइफ ना होके दिनेश आचार्य की वाइफ होते। मान लो कि दिनेश आचार्य कोरियोग्राफी करने गए तो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि ऐश्वर्या राय दिनेश आचार्य के पास चिपक जाती, चिप अपने मन से नहीं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो भगवान को ये मालूम था, खुदा को ये मालूम था, इसलिए उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को काफी कम बनाया। यानी कि इस पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे विगर फोर्स होता है, विकेस्ट फोर्स होता है। इससे कम मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स नहीं होता, बट इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो काफी लॉन्ग होती है, काफी वाइड होती है। सो नेक्स्ट मैं लिखूंगा, इट हैज वेरी वाइड रेंज, वेरी वाइड रेंज बट वेरी बिग इन मैग्नीट्यूड, वेरी बिग इन मैग्नीट्यूड। तो ये बात हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स का। क्लियर कहानी, नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होता है। सेकेंड थिंग कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, इट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव। तो आप समझिए, सेंट्रल तो अभी समझ पाओगे, कंजर्वेटिव अभी नहीं समझोगे, लेकिन फोर्थ कंजर्वेटिव फोर्स। फिर भी मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव के बारे में आइडिया दे दूंगा। डिटेल चर्चा जो है कंजर्वेटिव का वो हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है कि ये पार्टिकल्स के एक सेंटर से दूसरे सेंटर, जैसे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के सेंटर के अलोंग लगेगा। ऐसे कोई कहता है कि नहीं ऐसा लग सकता है क्या सर, ये जैसे फोर्स है ये ऐसे लग गया और ये ऐसे, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, दोनों के सेंटर से पास करने वाली जो लाइन है उसकी तरफ लगेगा, राइट। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं अपन। सो सेकेंड वन इज माय डियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आप सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्या इसकी एग्जिस्टेंस है, इन सब बातों की चर्चा मैं करूंगा। देखिए, दो चार्जेज के बीच में लगने वाले जो फोर्स होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये चार्जेस रेस्ट में हो सकते हैं, ये चार्जेस मोशन में हो सकते हैं, या यूं ही कह लीजिए कि चार्ज के फॉर्म में करंट हो सकता है। दो करंट कैरिंग वायर के बीच में लगने वाला फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। क्योंकि सर वहां चार्ज तो नहीं है, तो अगर करंट है तो कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज तो है ही ना। सो इस तरह के फोर्सेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस मे बी इन मोशन और मे बी एट रेस्ट, डजंट मैटर। यानी कि अगर सिंपल शब्द में बोलूं तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब चार्ज मोशन में होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स।
तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से क्लियर चला कि हाँ दोनों फोर्सेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स की भी बात करेंगे। तो मैं लिखता हूं फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस those may be at rest or motion is called electromagnetic force। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि आगे, हालांकि ये 12th में आप पढ़ेंगे, फिर भी समझ लीजिए कि रेस्ट चार्ज जो होता है, रेस्ट चार्ज दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये चार्ज मान लिया जाए Q1 है और ये Q2 है, तो इसकी दूरी अगर आप मान के चलिए R है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है कोलम्बियन फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, फर्स्ट ऑप्शन इक्वेशन। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब कंबाइन करेंगे सो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। इस F को लिखते हैं K Q1 Q2/r², या इसी को लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे जो K देख रहे हैं, इस K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कुलम्ब्स कांस्टेंट। लिख देता हूँ। जो K आप देखें यहाँ पे, दिस K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू की बात करोगे तो होती है 9 × 10⁹। यूनिट की बात करोगे तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। और इसकी आप यूनिट वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो ये होता है 8.85 10⁻12, और यूनिट जो होता है वो कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अभी के 11th के लिए ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अगर दो चार्जेज अगर मोशन में है तो उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स, और वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि मूविंग चार्ज, मान लीजिए चार्ज जो है मोशन मूविंग है, तो मूविंग चार्ज जो है क्या प्रोड्यूस करता है? मूविंग चार्ज दिस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या प्रोड्यूस करता है मालूम है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। और दो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जैसे आप अगर आगे जाके पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स है। ये कैसे? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है। तो ये नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, सो इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, ये नेचर में कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। इट इज सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव इन नेचर एंड कंजर्वेटिव इन नेचर।
लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होता है, लेकिन इस फोर्स का जो वर्किंग रेंज है, जो आप कह लीजिए वर्किंग रेंज जो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में कम होता है। क्लियर कहानी? तो ये बात रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं इस बात की अपन। थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, तो देखिए आपको इससे पहले थोड़ा सा एक चीज मुझे समझाऊंगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे। अगर मैं एक न्यूक्लियस की बात करता हूं, लेकिन न्यूक्लियस इतना बड़ा साइज का नहीं होता है, जस्ट अपन मान के चलते हैं ये जैसे न्यूक्लियस, ध्यान दें, दिस इज द न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन को मैं रेड पेन से दिखा देता हूँ, पी 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 पी। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होता है, उसको मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ, एन एन एन। अब चलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा सबके सब, प्लीज लुक हियर। अब अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर। लुक हियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर एज, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। अब समझो, न्यूट्रल, तो यानी कि मैं साफ शब्दों में कहूं तो एक न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेज पार्टिकल्स होते हैं। और कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का देखूं तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्जेज जो है अपने आप में एक दूसरे को रिपेल करेगा। समझिएगा, मैं चाहता तो डायरेक्टली डेफिनेशन लिखा सकता था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले यह समझना है कि भाई कैसे आएगा। सो सी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपस में रिपेल करेगा। तो अगर मैं इस वाले प्रोटॉन की बात करूं तो देखिए इस प्रोटॉन पे ये रिपेल करके इधर फोर्स लगाएगा, ये रिपेल करके ऐसे फोर्स लगा देगा, ये रिपेल करके ऐसे फोर्स लगा देगा। सो फाइनली मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन रिपल्सिव फोर्स को फील करेगा। ध्यान दीजिए, मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन्स रिपल्सिव फोर्स करेगा। इसका मतलब न्यूक्लियस को टूट जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए, अनस्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि नहीं, वहां पे न्यूक्लियंस बंधे हुए हैं, वहां पे प्रोटॉन्स स्टेबल है। इट मींस देयर मस्ट बी सम एडिशनल मिस्ट्री फोर्स जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। दैट एडिशनल मिस्ट्री फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं क्या लिखता हूं समझिएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करता क्या है? तो न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखता है। तो सबसे पहले यहां समझना, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस every proton experience repulsive force, repulsive force, so that to balance this repulsive force, this repulsive force, there there must be some additional force, फोर्स, वहां पे कोई ना कोई एक एडिशनल फोर्स होना चाहिए। एंड दिस एडिशनल फोर्स इज कॉल्ड, एंड दिस एडिशनल फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर
फोर्स। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए पहले, फिर इसकी चर्चा और अपन डिटेल में करेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैसे आता है। चलिए, सो दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आई थिंक ओके फाइन। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का काम क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी एग्जिस्टेंस मैकेनिज्म को समझाता हूं। एग्जिस्टेंस मैकेनिज्म, एग्जिस्टेंस मैकेनिज्म। तो देखिए, जापान के एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक हिज नेम इज युकावा। समझिए, जापान के एक साइंटिस्ट थे युकावा। उन्होंने 1935 में, राइट, 1935 में उन्होंने एक थियरी दिया था, और इसको अपन पाई मेसॉन्स थियरी कह सकते हो। तो उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर, सुनिए, उसको अपन पाई मेसॉन्स थियरी कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है वो आपस में कैच कैच खेलते हैं। कैच कैच का मतलब समझते हो? नहीं, ओके, समझिए, फिर से मैं समझा देता हूं। अकॉर्डिंग 1935, ये लिख लो पहले, 1935 जापानीज साइंटिस्ट थे युकावा। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस कौन, न्यूक्लियॉन्स कौन, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे प्ले द कैच कैच, बॉल कैच कैच करते हैं। यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक बॉल देता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक बॉल देता है, यानी कि आपस में एक बॉल दोनों एक दूसरे को फेंकते हैं। उस बॉल को बोला गया पाई मेसॉन्स पार्टिकल, पाई मेसॉन पार्टिकल। तो उन्होंने बोला कि इस पाई मेसॉन पार्टिकल का जो एक्सचेंज है कंटिन्यूअसली बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसी के कारण वहां पे एक फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। सो मैं लिख देता हूं, यहां देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, और इनके लिए शायद इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1949 में, 1949 में, या अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, inside nucleus, pi mesons particle continuously exchange between nucleons, so that a strong nuclear force act between them. A strong nuclear force act between them. ये उन्होंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दोनों के बीच में एक्ट करता है। तो यानी कि यहां से आपको क्या समझना है, यहां से ये समझना है कि पाई मेसॉन्स पार्टिकल जो होता है, या एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स पार्टिकल ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कारण है। मदर ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो पाई मेसॉन्स पार्टिकल बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय युकावा, जो कि जापानीज साइंटिस्ट है 1935 में, एंड ही वाज गिवन प्राइज, नोबेल प्राइज, आई थिंक 1949। ठीक है, तो ये बात रही कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एग्जिस्टेंस की। इसका आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि आप किसी ग्राउंड में खड़े हो जाएं, आप जैसे मान लीजिए ये है ग्राउंड में, और कुछ दूर पे आपका एक दोस्त है। अगर आप एक बॉल इसको थ्रो करें और वही बॉल ये आपको थ्रो करे, तो आप देखोगे कि एक प्रॉपर बॉन्डिंग के अंदर आपको बॉल पकड़ना पड़ेगा। ना तो आप अपने फ्रेंड से काफी दूर जा सकते हैं, ना आपका फ्रेंड आपसे काफी दूर जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ना तो आप काफी क्लोज आ सकते हैं, यानी कि प्रॉपर बॉन्ड होगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड फोर्स, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया।
मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ग्राफ कैसे कैसे वेरी करता है। तो पहले मैं ग्राफ बता देता हूँ, फिर आगे प्रॉपर्टीज की चर्चा मैं आपसे इसके बारे में करूंगा। ठीक है, एक मिनट। सो ग्राफ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, ग्राफ ऑफ, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो इसका ग्राफ अभी बता रहा हूं कि अभी तक ये हमारे लिए एक क्या कह सकते हो मिस्ट्री है कि इसका प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन अभी तक हमने डेवलप नहीं किया है। R इक्वल टू आर नॉट, ये इस तरीके का फोर्स होता है। ठीक है, मतलब एक लिमिट तक वो अट्रैक्टिव होता है, उसके बाद जैसे यहाँ तक ये क्या है फोर्स है, तो फोर्स निगेटिव है मतलब अट्रैक्टिव है, इधर जैसे फोर्स हो गया, इधर डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ तक फोर्स क्या है अट्रैक्टिव है, उसके बाद वो रिपल्सिव हो जाता है। तो इस लाइन को यहाँ ना खींच के यहाँ खींचो। ये एक्चुअली पोटेंशियल का भी ग्राफ ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा, पोटेंशियल तो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। ये ग्राफ यहाँ खींच दीजिए। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक फोर्स अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, और यहां से यहां इधर रिपल्सिव हो गया, इधर क्या हो जाएगा रिपल्सिव। यानी कि दो चीजें यहां से निकल के आ गई कि न्यूक्लियर फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो चलिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखा देता हूँ फटाफट, मतलब पढ़ा देता हूँ। सो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। एक जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, या यूं कह लीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कर दीजिएगा, यहाँ पे कैंसिल कीजिए इसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, चलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये फोर्स जो होता है चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। पहला बात ये है कि न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखता है। इट बाउंड्स टू ऑल न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये न्यूक्लियॉन्स को बांध करके रखता है। सेकेंड पॉइंट ये है इट इज independent from चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्यों लगता है, ये मेसॉन्स पार्टिकल के कारण लगता है, चार्ज पार्टिकल। इसीलिए ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। हाँ, एक चीज है कि ये स्पिन डिपेंडेंट होता है। अब स्पिन डिपेंडेंट अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, इट इज स्पिन डिपेंडेंट। ये केमिस्ट्री में थोड़ा सा का चैप्टर पढ़ लोगे, डिपेंडेंट, तो समझ जाओगे। यानी कि सेम स्पिन वाले में ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू अपोजिट स्पिन वाले में। मैंने बताया जैसे कि इसके अभी तक कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बना है, तो ये जो फोर्स है ये नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में। इट इज नॉन सेंट्रल, नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। उसके बाद ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा। फिफ्थ पॉइंट, it is very short range,
वेरी शॉर्ट रेंज, ये काफी शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। इसका जो रेंज होता है वो अप्रोक्स 1 फर्मी के इक्वल होता है, और फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। इस तक एक एक्ट करता है, इससे आगे एक्ट नहीं करता है। 6, इट मे बी attractive और रिपल्सिव। अगर डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी हो जाएगा तो ये रिपल्सिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये किसके कारण लगता है? ड्यू टू मेसॉन्स पार्टिकल, पाई मेसॉन्स पार्टिकल। इट एक्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स, या मेसॉन्स भी लोग कहते हैं, मेसॉन्स। एक पाई मेसॉन्स या मेसॉन्स पार्टिकल बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ओके। उसके बाद यह है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, नो डाउट। इसका जो रेंज ऑफ एक्टिंग है या इफेक्टिव रेंज है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी लार्ज होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज strongest force of this universe, ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात। इसी तरह हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स की। चलिए, तो बगैर टाइम डिले किए हुए वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर आपकी इजाजत है तो, नहीं है तो बता दीजिएगा। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स, आई थिंक फोर्थ फोर्स ना, या वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स को सबसे पहले बीटा डीके के समय देखा गया। अब बीटा डीके क्या होता है? देखिए, इन सब की डिटेल चर्चा तो क्लास 12th में करना है, लेकिन अभी अपन क्या करते हैं, जितना अभी हमें जरूरत है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, किसी भी न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन की संख्या 83 से ज्यादा हो जाती है, ध्यान देना, एक मिनट इसको कर देता हूँ, वेट करो। किसी भी न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 83 से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे न्यूक्लियस को बोलते हैं काफी हेवी हो गया है, और ये कहलाते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनते हैं, जैसे रेडियम, थोरियम, जो आपने पढ़ा होगा। और ये क्या होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिशन करता है और वो स्टेबल में कन्वर्ट करता है। इसका और देसी फंडा समझा देता हूँ। जिस किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो अगर स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर जाता है, कहोगे स्टेबिलिटी बेल्ट क्या है, तो वो आपको थोड़ा दिन बाद में पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री वाले से बता देंगे। स्टेबिलिटी बेल्ट एक्चुअली प्रैक्टिकली डिफाइन किया गया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कहाँ तक रहेगा तो स्टेबल होगा। अगर उस रेशियो के रेंज से बाहर आता है तो अनस्टेबल होता है। हो सकता है कि कभी कभी न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, प्रोटॉन की कम हो, तो वहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। या हो सकता है प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो तो वहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है टू गेट द स्टेबिलिटी। और इसी कन्वर्जन के बीच सम पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जिसको हम बीटा रेडिएशन पढ़ते हैं, राइट। इसी के बीच कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जिसको आप बीटा रेडिएशन, बीटा एमिशन भी कहते हैं। उसमें दो तरह के बीटा आते हैं, पॉजिटिव बीटा, निगेटिव बीटा। और भी पार्टिकल्स आते हैं जैसे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो इस समय जो फोर्स लग रहे होते हैं उसको बोलते हैं बेक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि सिंपल समझ लीजिए ना,
कि अनस्टेबल न्यूक्लियस के बीच, अनस्टेबल न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स के बीच जो फोर्स लगता है वो कहलाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं लिखता हूं फोर्स बिटवीन nucleons of unstable nuclei is called weak nuclear force। या दूसरे कह सकते हैं when, दूसरा स्टेटमेंट, when प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, या आप ये कह लीजिए कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन फोर्स इज वीक न्यूक्लियर। इस समय जो फोर्स है ये वीक न्यूक्लियर है। जैसे मान लिया प्रोटॉन है, प्रोटॉन का 1 1 होता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूट्रॉन का होता है 0 1, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव बीटा क्रिएट होगा 0 1 प्लस न्यूट्रिनो, ये हो गया न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो बेसिकली एक एनर्जी पार्टिकल होता है। तो यानी कि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट है, न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो वीक न्यूक्लियर से, या यूं समझिए कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो हो गया P11। तो यहाँ पे बीटा रिलीज होगा, ये कितना हो गया, ये -1 0 और प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये भी एक एनर्जी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो इस समय जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है कहानी। और वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है, और इसका बहुत सारे फायदे भी हैं जिसके कारण आज आपको बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे एनर्जी मिल रहे हैं, राइट। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स किसके कारण लगता है, तो ये बोसॉन्स पार्टिकल के कारण लगता है। तो यहाँ लिख सकते हैं इट exists due to exchange of बोसॉन्स पार्टिकल। अब इसी में दो तरह के बोसॉन्स आते हैं, एक आता है आपका डब्ल्यू बोसॉन्स और एक आता है आपका जेड बोसॉन्स। तो उसकी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू बोसॉन्स और जेड बोसॉन्स। इसमें भी और भी डिटेल में जाएंगे तो क्या होता है, बेसिकली क्वार्क्स का एक्सचेंज होता है। तो इतना डिटेल में मैं अभी आपको ले नहीं जा रहा, क्योंकि आपके जो क्लास 11th लेवल देखे वो इतना ही तक समझिए। तो और डिटेल में जाएंगे तो प्रोटॉन बना होता है क्वार्क से, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से। तो इस क्वार्क्स का एक्सचेंज जो होता है वो बोसॉन्स पार्टिकल के एक्सचेंज पे बेसिस होता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स होंगे। तो फिलहाल क्लास 11th के बेसिस पे इतना ही अपने लिए है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, इसी चैप्टर में देख लेते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसको फिनिश कर देते हैं। चलिए सो यहां देखेंगे अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए इस चैप्टर में इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन डिटेल एनालिसिस चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डिटेल एनालिसिस आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डिटेल एनालिसिस आपको रोटेशनल मोशन में मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का डिटेल एनालिसिस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, समझ रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिटेल एनालिसिस आपको वर्क पावर एनर्जी में मिलेगा। तो इस तरीके से मैं सभी को लिस्ट आउट करूंगा, थोड़ा थोड़ा सभी को बताऊंगा, लेकिन एक डिटेल फीलिंग, डिटेल ऑब्जर्वेशन, डिटेल एनालिसिस चैप्टर वाइज जैसे जैसे हम बढ़ेंगे होता चला जाएगा। सो फर्स्ट हमारा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि एनर्जी कांट बी क्रिएट और कांट बी डिस्ट्रॉय, या नाइदर क्रिएट नॉर
डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना बना सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी या दिस प्रिंसिपल कह लीजिए, नॉट थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एक मिनट, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा, वेट कर लेते हैं, चलिए मैं कहा था, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एनर्जी neither created nor destroyed, but it can be, but it can be transferred from one form to अनदर फॉर्म। हम एक फॉर्म से अनदर फॉर्म, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हमारे पास क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंजन ले लेते हैं, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ये रहा ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल में क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, फ्यूल। सो फ्यूल के पास कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। अब जब ये फ्यूल बर्न होता है तो हमें कौन सा एनर्जी देता है, थर्मल एनर्जी, हमें देता है थर्मल एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। और ये थर्मल एनर्जी आपके व्हील को चलाता है तो कौन सा एनर्जी देता है, मैकेनिकल एनर्जी। सो यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसी तरह हमारा मोटर होता है जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और वो उसको वाटर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। इलेक्ट्रिकल से पहले मैकेनिकल, मैकेनिकल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी को एक जगह से दूसरे, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बर्बाद या क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बहुत फेमस इक्वेशन थे हमारे साइंटिस्ट आइंस्टीन के द्वारा, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, समझिएगा, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी को एक फॉर्म से, जैसे उन्होंने बोला कि E इक्वल टू mc², मास को कंप्लीटली जला दो, समझिएगा, m मास को अगर कंप्लीटली आप जला दो तो आपको जो एनर्जी मिलेगा वो mc² के इक्वल होगा, जहाँ पे c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो उन्होंने क्या बोला है, यानी कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में। तो जब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है, इसका मतलब मास भी कंजर्व होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ क्या समझना है आपको, कि एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात किया जाए तो मास कंजर्वेशन भी उसमें इन्वॉल्व हो गया खुद ब खुद। एनर्जी कंजर्वेशन इट मीन्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी मास कंजर्वेशन। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ तक कन्वर्सेशन हो गया, एक मिनट होल्ड करो, ठीक है। तो ये रहा एनर्जी कंजर्वेशन की बात। हाँ, इसकी डिटेल चर्चा आप करोगे वर्क पावर एनर्जी में। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सुनो खेल भाई बच्चे, अब सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, in the absence of
in the absence of external force, linear momentum of systems will be conserved. Linear momentum of system will be conserved. System will be conserved. इसका मतलब जैसे इसका एप्लीकेशन आपने क्लास 9th में किया होगा। क्या किए थे आप? क्लास 9th में आपने किया था आई थिंक रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन, तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम में लगाते थे। तो यहाँ पे लिख देंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इसके बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में, रिक्वायरिंग स्पीड में, जंपिंग ऑफ वायर फ्रॉम द ट्रॉली, द लॉट ऑफ इसके एप्लीकेशंस हैं। थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर कह लीजिए पहले, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब किसी सिस्टम पे लगने वाला अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, ध्यान दीजिएगा, in the absence of external torque यानी tau external is equal to 0, angular momentum of system will conserve. Angular momentum of system will be conserve, वो कंजर्व होगा। अब एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एल से, कैपिटल एल से, तो यहां से हो जाएगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो सी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है कि इस पूरे यूनिवर्स में चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही बर्बाद कर सकते हैं। तो हमारी औकात क्या है? हमारी औकात है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज कर सकते हैं। चार्ज neither created nor destroyed but it can be transferred from one body to another body, यहाँ तक पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। मतलब क्या बोलता है? एनर्जी की तरह है कि चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ कर क्या सकते हैं आप? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक बॉडी पे मान लो 100 कूलम चार्ज है, तो उस 100 में से हमने किसी को निकाल के 20 दे दिया, तो 100 में से निकाल के अगर किसी को 20 दे देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है भाई? अब 100 वाला के पास 80 बच जाएगा, यानी कि जो चार्ज पहले था वो चार्ज अभी भी होगा। तो सिंपल से देखिए, आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ये मान लीजिए कैट फर है, कैट फर मतलब बिल्ली की जो भी वो बाल, क्या बोलते हैं उसको, चमड़ी। ओके, कैट फर। और ये एक इबोनाइट रॉड है। अभी दोनों सेपरेट है, दिस इज द इबोनाइट रॉड, दोनों क्या सेपरेट है। ठीक है। अब दोनों को रब किया, इस इबोनाइट रॉड पे हमने कैट फर को रख के रब करना स्टार्ट कर दिया, दिस इज द इबोनाइट रॉड। और इस पे हमने क्या किया? कैट फर ऐसे लगा दिया मान लो।
मान लो कि इस तरह से कैट फर हमने लगा के उसको रब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखोगे क्या आफ्टर रब, अब क्या देखोगे आफ्टर रब, आप देखेंगे कि कैट फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और इस पे क्या आ गया माइनस क्यू। इसका मतलब क्या होगा मालूम है आपको कि कैट फर से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे गया है, इबोनाइट रॉड पे गया है। तो इसका मतलब है कि जितना इस पे पॉजिटिव उतना ही इस पे निगेटिव है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो नेट चार्ज क्या है, जीरो है, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं और इस पे भी चार्ज नहीं है। यहाँ भी देखेंगे तो नेट चार्ज जीरो है, क्यों, तो जितना प्लस है क्यों है। सो यहाँ से कह सकते हैं इस सिस्टम का जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज होगा। तो इस बेसिस पे ये कह सकते हैं कि चार्ज इस यूनिवर्स का, क्या कह सकते हैं कि इस यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। सो टोटल चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स, चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स will remains constant, will remains constant, वो कांस्टेंट ही रहेगा, remains constant। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल वैरी करेगा, बट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में वैरी, वो वैरी कर सकता है। जैसे आप छोटे से एग्जांपल देखें, यहाँ अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों को देख के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं, आप कहेंगे जीरो, क्योंकि कैट फर पे भी कोई चार्ज नहीं है, इबोनाइट रॉड पे भी कोई चार्ज नहीं है। वही अगर सेकेंड यहाँ बोलता हूँ कि व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो आप बोलेंगे दो चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो चार्ज पार्टिकल वेरी कर सकता है लेकिन चार्जेस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से मैंने फिजिकल वर्ल्ड के दो लेक्चर तैयार किए थे, मतलब दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर पे मूव करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा। तो एक बार देखिएगा फिर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।